जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जहां एक आम औरत अपनी इज्जत के लिए उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजा को चुनौती दे देती है। और मजे की बात यह है कि लड़ाई में हार कर भी वो इतिहास में हमेशा के लिए जीत जाती है। बिल्कुल। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें सौराष्ट्र की एक ऐसी ही बेटी जस्मा ओडन की कहानी की गहराइयों में ले जाएंगे। बिल्कुल। और ये कहानी हम तक पहुंची है गुजराती साहित्य की एक अमर किताब है, सौराष्ट्रनी रसधार, उसके जरिए। अच्छा। इसके लेखक है राष्ट्रीय शायर ઝવેરચંદ मेघाणी। और मेघाणी जी की खासियत ये थी कि वो सिर्फ कहानियां लिखते नहीं थे, वो गांव-गांव घूमकर लोगों की जुबान पर जो जिंदा थी ये लोक गाथाएं उन्हें इकट्ठा करते थे। तो ये एक तरह का दस्तावेज है। हाँ बिल्कुल। इसलिए रसधार को सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि सौराष्ट्र की आत्मा, वहाँ की मिट्टी की महक और वहाँ के लोगों की पहचान की कहानी माना जाता है। तो फिर चलिए इसी पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत कहाँ और कैसे होती है, मतलब कौन थी जस्मा? कहानी हमें ले चलती है सौराष्ट्र के एक गांव में, जहां गुजरात का राजा था सिद्धराज जयसिंह। वो एक बड़ा तालाब खुदवा रहा था और इस काम के लिए दूर दूर से मजदूर बुलाए गए थे। इन्हीं में शामिल था ओडन समुदाय। ओडन समुदाय? हाँ, ये लोग मेहनती थे जिनका काम ही मिट्टी खोदना और धरती को आकार देना था। और इसी समुदाय की थी जस्मा, जो अपने पति के साथ वहां काम करने आई थी। अच्छा। मेघाणी लिखते हैं कि जस्मा खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उसकी असली पहचान वो था उसका शांत स्वभाव, उसका संस्कार और उसका आत्मसम्मान। और उसका पति ओडन? स्रोत उसके बारे में क्या बताते हैं? ओडन एक बेहद सीधा साधा और जिसे कहते हैं ना मेहनती इंसान था। हाँ। उसके लिए उसकी मेहनत ही उसकी पूजा थी और अपनी पत्नी का सम्मान, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत। स्रोत उनके रिश्ते को सिर्फ पति पत्नी का नहीं बल्कि एक मजबूत साझेदारी का रिश्ता बताते हैं। अच्छा, साझेदारी का? हाँ, वो दोनों साथ में मिट्टी खोदते, साथ में रोटी खाते और एक दूसरे की इज्जत में ही अपनी खुशी ढूंढते थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन सम्मान से भरी हुई थी। ये बात मुझे काफी दिलचस्प लग रही है कि स्रोत उनके रिश्ते को प्रेम से ज्यादा साझेदारी और सम्मान जैसे शब्दों से दिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में इन लोक गाथाओं में प्रेम का मतलब दिखावा नहीं होता था। प्रेम यहाँ कर्म में झलकता था, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य और सम्मान में। जस्मा और ओडुन का रिश्ता इसी पतिव्रता धर्म की गहरी समझ को दिखाता है, जहां संबंध सिर्फ भावनात्मक नहीं नैतिक भी है। बिल्कुल। उनकी कहानी सादगी और मेहनत से कमाए गए सम्मान के उन मूल्यों को दर्शाती है जो हमारी लोक कथाओं की आत्मा रहे हैं। तो उनका जीवन बहुत सरल और सम्मानजनक लगता है, लेकिन लोक कथाओं में ऐसा शांत जीवन ज्यादा देर टिकता नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में टकराव तो आता ही है, और यहाँ टकराव की शुरुआत होती है सत्ता के आगमन से। सत्ता मतलब राजा? हाँ, कहानी का खलनायक है उस राज्य का राजा सिद्धराज। वो एक महान राजा जरूर था, उसने कई युद्ध जीते, कई निर्माण करवाए, लेकिन कहानी के अनुसार उसमें सत्ता का अहंकार भी था। तो एक दिन वो तालाब के काम का जायजा लेने आता है और वहीं उसकी नजर जस्मा पर पड़ती है। कहानी में इस क्षण को अधर्म की शुरुआत कहा गया है। अधर्म शब्द का इस्तेमाल ये सिर्फ एक नजर की बात नहीं लगती? नहीं, इसका मतलब बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक राजा की बुरी नजर नहीं है, ये शक्ति का नैतिक पतन है। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक राजा और एक आम औरत के बीच का टकराव नहीं है। स्रोत हमें उस दौर की सामाजिक संरचना की तरफ इशारा करते हैं। वो कैसे? सिद्धराज के लिए जस्मा पर अधिकार जताना सिर्फ उसकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, बल्कि एक शासक के तौर पर उसका अधिकार था। वो सोचता था कि उसकी प्रजा की हर चीज पर उसका हक है। बिल्कुल। और जाहिर है वो अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करता है। वो प्रस्ताव भेजता है। हाँ, वो अपने घमंड में चूर होकर जस्मा को रानी बनाने का प्रस्ताव भेजता है, जो असल में एक प्रस्ताव नहीं, एक हुक्म था। उसे लगता है कि एक मामूली मजदूर औरत महल की रानी बनने का तो ख्वाब ही देखती होगी। लेकिन जस्मा एक आम औरत, वो एक शक्तिशाली राजा को सीधे सीधे मना कर देती है। उस दौर में ऐसा करना कितनी बड़ी बात रही होगी। ये असाधारण बात थी। जस्मा का इनकार सिर्फ एक ना नहीं था, ये उस पूरी सामंती व्यवस्था को चुनौती देता है, जहां प्रजा की इज्जत राजा की मर्जी पर निर्भर करती थी। सही कहा। उसने राजा के प्रस्ताव को ठुकराकर असल में उसके अहंकार और उसके अधिकार को चुनौती दे दी थी। रसधार में उसके शब्द बहुत शक्तिशाली हैं। वो कहती हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है। महल की सुख मेरे लिए मिट्टी बराबर है। बिल्कुल।
ये व्यक्तिगत नैतिकता बनाम संस्थागत शक्ति का सीधा टकराव था। और एक अहंकारी राजा के लिए ये जवाब सुनना, ये तो किसी तमाचे से कम नहीं रहा होगा। जाहिर है, और वो इस इनकार को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो फिर यहीं से कहानी का सबसे दुखद मोड़ आता है, जब राजा का अहंकार टूट जाता है। जब उसे लगता है कि एक साधारण औरत ने उसकी सत्ता को चुनौती दी है, तो वो अपनी ताकत का सबसे क्रूर इस्तेमाल करता है। वो ओडन को? हाँ, वो धोखे से जस्मा के पति ओडन को मरवा देता है। वो सोचता है कि अगर जस्मा के सम्मान का प्रतीक उसका पति है, तो वो उस प्रतीक को ही मिटा देगा। ये तो अन्याय की पराकाष्ठा है। जस्मा के लिए तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई होगी। उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? यहीं पर जस्मा का चरित्र एक असाधारण ऊंचाई पर पहुंच जाता है। कहानी का एक बहुत मार्मिक वाक्य है, वो रोती जरूर है पर झुकती नहीं। उसका पति छीन लिया गया, उसकी दुनिया उजाड़ दी गई, लेकिन उसका आत्मसम्मान कोई नहीं छीन सका। उसका दुख भी उसकी ताकत बन गया। सही बात है। ओडन की मृत्यु कोई हादसा नहीं थी, ये राजा के जुल्म का सीधा परिणाम था। और अब जस्मा जो भी करेगी, वो सिर्फ अपनी एक पत्नी का दुख नहीं होगा, बल्कि उस अन्याय के खिलाफ एक खुली चुनौती होगी। बिल्कुल। और वो चुनौती वो किस तरह देती है? वो रास्ता उसे ओडन की चिता तक ले जाता है। कहानी का क्लाइमैक्स बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली है। ओडन की चिता जल रही थी और मेगानी लिखते हैं कि उस समय हवा भी चुप थी, जैसे प्रकृति भी उस अन्याय पर मौन हो। उसी पल जस्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, सती होने का। हाँ, उसने सती होने का निश्चय किया। उसने कहा, जिस पति के बिना जीवन बेकार है, उसके बिना जीना अधर्म है। अधर्म शब्द यहाँ फिर से आता है। पहले राजा ने अधर्म किया और अब जस्मा पति के बिना जीने को अधर्म कह रही है। ये एक मुश्किल हिस्सा है कहानी का, खासकर आज के समय में समझने के लिए। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है। हमें ये याद रखना होगा कि आज के नजरिए से सती प्रथा एक क्रूर सामाजिक बुराई लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, लेकिन कहानी के संदर्भ में जब जस्मा के पास न्याय का अपील का कोई और रास्ता नहीं बचा, तो उसने उसी सामाजिक प्रथा को अपने आत्मसम्मान और विरोध के सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपने शरीर को एक संदेश बना दिया। ठीक कहा, एक ऐसा संदेश जिसे राजा चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये उसकी हार नहीं, बल्कि उसके विरोध का चरम था। तो ये एक तरह से उसका आखिरी बयान था, जिसे पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ, और फिर वो दृश्य आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जस्मा उस जलती हुई चिता में बैठ जाती है। मूल कथा इस बात पर जोर देती है कि आग की लपटों में घिरने के बाद भी उसकी आवाज कांपी नहीं। वो अपने अंतिम क्षणों में भी उतनी ही मजबूत थी। और उसने कुछ कहा? हाँ, आग में जलते हुए उसने अपने अंतिम शब्द कहे, जो एक श्राप या एक भविष्यवाणी की तरह थे। उसने राजा को श्राप दिया कि जिस तालाब के लिए इतना अन्याय हुआ, उसमें कभी पानी नहीं भरेगा। और उसने कहा, अधर्म ज्यादा दिन नहीं टिकता। अधर्म ज्यादा दिन नहीं टिकता, ये शब्द आज भी गूंजते हैं। उसके अंतिम शब्द उस जालिम राजा के लिए एक चेतावनी बन गए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक। यही वो क्षण है जब जस्मा एक इंसान से ऊपर उठकर एक अमर किंवदंती बन जाती है। और कहते हैं कि पाटन में बना वो सहस्त्रलिंग तालाब, हाँ, कहते हैं कि वो कभी पानी से भर नहीं पाया। तो कहानी का अंत हमें यही बताता है कि राजा सिद्धराज जिंदा रहा, पर इतिहास में हार गया। उसकी ताकत, उसका महल, सब कुछ समय के साथ मिट गया। लेकिन उसके नाम के साथ हमेशा एक जालिम होने का कलंक जुड़ गया। और दूसरी तरफ जस्मा मर गई पर अमर हो गई। हाँ, उसका बलिदान, उसका चरित्र और उसके शब्द सौराष्ट्र की लोक कथाओं में हमेशा के लिए जिंदा रह गए। जब भी मैं इस कहानी के अंत को पढ़ता हूँ, तो ये बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास कौन लिखता है। मतलब सिद्धराज ने युद्ध जीते होंगे, किले बनवाए होंगे, लेकिन एक लोक कथा ने उसकी सारी जीतों पर एक नैतिक हार का कलंक लगा दिया। और शायद यही वजह है कि उसकी विरासत आज भी एक कहावत के रूप में जिंदा है। बिल्कुल, रसधार में जिक्र है कि सौराष्ट्र में आज भी लोग कहते हैं, इज्जत तलवार से नहीं, चरित्र से बनती है। क्या बात है! ये एक वाक्य जस्मा की पूरी कहानी का निचोड़ है। राजा के पास तलवार थी, ताकत थी, पर चरित्र नहीं था। जस्मा के पास कुछ नहीं था सिवाय उसके चरित्र के, और उसी ने उसे अमल बना दिया। स्रोत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि ये कहानी सिर्फ अतीत नहीं, ये पहचान है। इसका मतलब साफ है कि जस्मा ओडन की कहानी ये सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है, है ना? नहीं, ये सौराष्ट्र के लोगों के लिए अपने मूल्यों, अपनी हिम्मत और अपनी पहचान का एक प्रतीक है। ये उन्हें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत चरित्र में होती है, सत्ता में नहीं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। स्रोत बताता है कि ये कहानी एक पहचान है। तो सोचने वाली बात यह है
कि इस तरह की लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, आज के आधुनिक समय में किसी भी समाज के मूल्यों को, उसकी ताकत की परिभाषा को कैसे आकार देती हैं? बिल्कुल। क्या ये कहानियां सिर्फ इतिहास हैं, या ये आज भी हमें बताती हैं कि जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो एक आम इंसान के पास प्रतिरोध के कौन से रास्ते बचते हैं?